हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, मैंने 3-4 दिन पहले कहा था कि मैं प्री बोर्ड 2022 जो थोड़े ही दिन पहले हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो लेकर आऊँगा। बच्चों, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो बोर्ड अप्रैल में होने वाला है उस बोर्ड में कई सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, उस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे बच्चों कि जालियांवाला बगीचा, जालियांवाला बाग क्या है, कैसे है। बच्चों, पंजाब राज्य के अंदर एक अमृतसर शहर है, सभी को पता होगा। और अमृतसर में जालियांवाला एक बगीचा था, बाग था, बगीचा। बच्चों, यहाँ पे इंसिडेंट क्या हुआ, घटना क्या हुई। 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल 1919 का दिन था। और उस दिन बहुत सारे लोग 2 कारणों से इस बगीचे में जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे। पहला रीज़न था कि पंजाब के लोग 13 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। वैसाखी का त्यौहार, पंजाब के लोग नई फसल काटने के बाद वैसाखी का फेस्टिवल मनाता है। इस कारण से बहुत सारे लोग उस बगीचे में घूमने के ख्याल से गए थे। सभी बच्चे, बहुत सारे परिवार अपने बच्चों के साथ उस बगीचे में घूमने के लिए गए थे। कुछ लोग इसके लिए गए थे, कुछ लोग रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था 1919 में ही, फरवरी 1919 में। तो रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत नियम था कि भारत में किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अंग्रेज पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो अमृतसर के 2 व्यक्तियों को इसी कानून के तहत कुछ दिन पहले फरवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बहुत सारे लोग शांतिपूर्वक उस बगीचे में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे कि किस तरह अंग्रेज़ों से हमारे अमृतसर के 2 नेता जो निर्दोष हैं, बिना किसी कारण के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको किस प्रकार छुड़ाया जाए। 2 कारणों से बगीचे में इकट्ठे हुए थे। हालांकि NCERT के बुक में इतना डिटेल नहीं दिया है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही इस बात का पता वहाँ के पुलिस ऑफिसर जनरल डायर को पता चला, उन्होंने गुस्से में आकर बहुत सारे पुलिस कर्मियों को लेकर आए और जंगल को चारों तरफ से, बगीचे को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद उस पार्क में जाने का केवल एक सिंगल रास्ता था, और रास्ता भी बहुत तंग था, पतला था, छोटी सी गली थी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति जा सकता था, एक ही व्यक्ति आ सकता था। उस गेट को उन्होंने बंद कर लिया और चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के आदेश उस जनरल डायर, जो अमृतसर का पुलिस ऑफिसर था, आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया। बच्चों, वहाँ जो लोग इकट्ठे थे उनको कुछ पता ही नहीं चला, वो जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, और इतने देर में गोली चलने लग गया। सब लोग इधर उधर भागने लगे। उस बगीचे में जाने का जो रास्ता था वो बंद था, वो बंद कर दिया गया था अंग्रेज पुलिस के द्वारा। तो जो भी लोग भाग रहे थे वो मार दिए जा रहे थे, गोली के मार दिए जा रहे थे। कुछ लोग, उसी बगीचे में एक कुआं भी था, कुछ लोग कुएं में भागने के दौरान कुएं में गिर गए और उससे मर गए। कुल मिलाकर के इस घटना में करीब करीब 279 लोग मारे गए और 1000 लोग
हजारों के आसपास लोग घायल हो गए। बच्चों, इसी घटना में ऊधम सिंह का परिवार मारा गया था। ऊधम सिंह ने इस बात का बदला लेने के लिए प्रण किया और बच्चों इसी जनरल डायर को लंदन में जाकर के ऊधम सिंह ने 1940 ईस्वी में गोली मार करके इस अमृतसर जालियांवाला बगीचा हत्याकांड का बदला लिया। बच्चों, हालांकि जनरल डायर को पुलिस ऑफिसर के पद से हटा दिया गया। इस प्रकार जालियांवाला बगीचा जो हत्याकांड था एक जघन्य हत्याकांड था। हालांकि 100 साल के बाद 2019 में 1919 में घटना हुआ तो 2019 में ब्रिटेन की सरकार ने 100 साल के बाद सार्वजनिक रूप से इस घटना के लिए माफ़ी मांगी थी। तो ये एक ब्रीफ नोट्स था, आप इसको समझ सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। बच्चों, लिखने के दौरान आप कुछ फैक्ट जरूर डालें, तथ्य डेट जरूर डालें, शहर का नाम जरूर डालें। केवल बात बनाने से आपको सीबीएसई में नंबर नहीं मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है प्री बोर्ड 2022 का, कि मान लीजिए कि आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के हेड हैं, प्रमुख हैं। किसी अन्य देश में निवेश करने से पूर्व आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। आप किसी कंपनी के सीईओ हो, हेड हो, तो अगर आप को अपनी कंपनी अमेरिका में, ब्राज़ील में, ब्रिटेन में लगानी हो तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। बच्चों, कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी का हेड है तो कंपनी लगाने से पहले, किसी भी दूसरे देश में कंपनी लगाने से पहले वो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेगा। क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले उस देश की सरकार की पॉलिसी क्या है, सरकार विदेशी कंपनी को किस प्रकार हेल्प करता है, क्या क्या छूट प्रदान करता है। पहली चीज़, सरकारी प्रोत्साहन नीति, कि किसी भी देश में अगर कोई कंपनी लगा रहा है, दूसरे देश में अगर कोई कंपनी लगा रहा है तो उस देश के सरकार की प्रोत्साहन नीति क्या है, सरकार विदेशी कंपनी को क्या क्या छूट प्रदान करता है, क्या क्या हेल्प करता है, कंपनी लगाने के लिए क्या क्या मदद करता है। पहले चीज़ है। दूसरा, स्किल्ड लेबर, कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक, एक होता है श्रमिक, एक होता है कुशल श्रमिक। श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, कुशल श्रमिक का मतलब है पढ़ा लिखा मजदूर। स्किल्ड लेबर, जो वहाँ मशीन चला सकता हो, जो सामान को यहाँ से वहाँ सेलिंग कर सकता हो। स्किल्ड लेबर, जो पढ़ा लिखा टैलेंटेड व्यक्ति हो। क्या उस जगह, उस शहर में कुशल श्रमिक है। तीसरा है बाजार। कंपनी लगाने से पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी का हेड ये तलाश करेगा कि जहाँ मैं कंपनी लगाने जा रहा हूँ क्या उसके आसपास हमारा प्रोडक्ट सेलिंग होगा या नहीं, एक बड़ा बाजार है या नहीं। और चौथा, शक्ति के साधन, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था उस जगह है या नहीं। और भी कई सारे फैक्टर ढूंढता है, लेकिन ये 4 चीज़ें ये मेन है कि कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी का हेड है तो सबसे पहले वह ये इस बात का ध्यान रखेगा कि जिस देश में मैं कंपनी लगाने जा रहा हूँ वहाँ के सरकार की क्या पॉलिसी है, विदेशी कंपनी को किस प्रकार वो हेल्प करता है, मदद करता है, क्या क्या छूट प्रदान करता है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा है स्किल्ड लेबर, तीसरा है मार्केट, चौथा है शक्ति के साधन, बिजली, पानी। इन सारी चीज़ों की सुविधा है उस शहर में या नहीं है तो महंगी है या सस्ती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति आर्थिक विकास के सूचक है, कथन की विवेचना कीजिए। एक देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अगर हमारे देश का विदेशों के साथ व्यापार होता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ व्यापार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो कह रहा है एक देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति आर्थिक विकास, अगर एक देश का, हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है बहुत ज़्यादा, तभी हमारे देश की प्रगति होगी। कह रहे कि आप इस बात से, कथन से सहमत हो तो आप प्रूफ करो। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, जो वीडियो बनाया हुआ है वहीं से ये क्वेश्चन है बच्चों, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ खरीद बिक्री करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, सामान को खरीदता और बेचता है, उसे ही तो इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, उसे ही तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। फिर कह रहा है अगर किसी देश का निर्यात, अगर किसी देश का एक्सपोर्ट, हम कोई भी सामान यहाँ से अमेरिका भेजते हैं, ब्रिटेन में बेचते हैं, तो वो एक्सपोर्ट है। तो कह रहा है किसी भी देश का निर्यात अगर आयात से अधिक है तो वह जो व्यापार होगा वो हमारे देश के फायदा होगा उस व्यापार से। समझ में नहीं आया होगा बहुत सारे बच्चों को कि मान ले जाए हमारे देश से 2000 करोड़ रुपए का हम सामान बेचते हैं विदेशों में और हम मंगवाते हैं 1800 करोड़ रुपए का, तो ये 2000 करोड़ या 200 करोड़ जो फ़ायदा हो रहा है उससे हमारे देश की प्रगति होगी, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, यही कह रहा है। तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कि हमारे देश के फेवर में है ऐसा व्यापार कि हम सामान बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं और दूसरे देशों से कम मंगवा रहे हैं, तो वो जो पैसा हमारे देश में सेविंग होगा उसे अनुकूल व्यापार कहते हैं। ऐसी स्थिति में उस देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, हमारे देश को क्या होगा, फॉरेन करेंसी प्राप्त होगी। और अगर फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा हमारे देश को प्राप्त होती है तो उससे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, उससे हमारे देश का विकास होगा, उससे हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। यही क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, कि लोकतंत्र की खासियत है इसकी जांच परख और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। टिप्पणी करें। डेमोक्रेसी की ये क्वालिटी है कि कभी भी चुनाव होता है तो जितने भी व्यक्ति, जितने भी पर्सन, जितने भी सिटीजन, नागरिक वोट देता है वह यह जांच परखने के बाद ही वोट देता है कि 5 साल पहले इस पार्टी को वोट दिया था, क्या इस पार्टी ने हमारे अनुकूल, हमारे फेवर के लिए कोई काम किया। अगर पूरे देश का नागरिक इस बात की परीक्षा करता है, जांच करता है, देखता है, अगर पिछले 5 साल के दौरान अगर किसी पार्टी ने अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी स्टेट में हो, चाहे वो सेंटर में हो, पूरे भारत में हो, अगर उस पार्टी ने अच्छा काम किया है तभी जनता उस पार्टी को दोबारा से वोट देता है, अन्यथा अदरवाइज दूसरे पार्टी को मौका देता है। वही कह रहा है कि लोकतंत्र में शासक हमेशा लोगों के द्वारा चुना जाता है। ऐसी स्थिति में दूसरी बार जब भी चुनाव होता है तो लोग पहले सरकार के कामकाज को जांच परख कर ही वोट देते हैं। पहली बार जब वोट दिया था 5 साल के लिए सरकार बन गया, दोबारा से जब 5 साल के बाद चुनाव होगा तो जनता पहले परखती है, जांच करती है कि इस सरकार ने जितने वायदे किए थे जनता से क्या उसने पूरे किए, इस सरकार के क्या क्या काम अच्छे किए, क्या क्या काम बुरे किए। जनता क्या करती है, तुलना करती है, कंपैरिजन करता है, जांच परख करता है। जांच परख करने के बाद अगर जनता को यह लगता है कि यही सरकार है जिसने पिछले साल हमने वोट दिया था, इसने अच्छा काम किया था, इसीलिए अब इस बार भी इसी पार्टी को वोट दिया जाए। लोकतंत्र में सरकार द्वारा किए गए काम की स्वतंत्र रूप से समालोचना की जाने की संभावना होती है। हर जनता को आलोचना करने का, हर जनता को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। कि लोकतंत्र की खासियत यही है कि जनता को अधिकार है कि वह सरकार की जांच परख करे। अगर सरकार अच्छा है तो उसी पार्टी को वोट दे, अगर सरकार उस पार्टी ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो दूसरी पार्टी को वोट दे। इसी का नाम लोकतंत्र है, इसी का नाम डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा किए काम की स्वतंत्र रूप से समालोचना की जाने की संभावना होती है। अगर किसी पार्टी ने पहले 5 साल में अच्छा काम किया है तो जनता उसको वोट देता है, अन्यथा उसके वोट नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, प्री बोर्ड का छठा क्वेश्चन है कि भारत में जूट मिलों के हुगली नदी के आसपास केंद्रीकृत होने के क्या कारण थे। हालांकि ज्योग्राफी का जो 6 चैप्टर है, छठा चैप्टर है, उसके जब वीडियो मैं बना रहा था उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी जब मैं प्री बोर्ड का वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा कंप्लीट आंसर
ताकि आप एक वीडियो देखें तो उससे आपका सारा क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो इसलिए फिर दोबारा से मैं एक क्वेश्चन इस प्री बोर्ड में बना रहा हूँ बच्चों कि जूट मिलों के हुगली नदी के आसपास, आपको पता है कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के आसपास जो अधिकांश मैक्सिमम जो जूट मिल है वो वही क्यों है। जूट के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जूट क्या है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके बारे में भी बच्चों। जूट से रस्से, बोरियां या गांव वगैरह में जो जानवरों को बांधने के लिए जो रस्से बनाए जाते हैं वो जूट से बनाए जाते हैं। थोड़ा जूट के बारे में ये बात कर लेते हैं कि जूट क्या है, कैसे बनता है। बच्चों जूट का एक पौधा होता है और जूट के पौधे को जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसे पानी में थोड़े दिन, 3-4 दिन के लिए पानी में डुबो कर रखा जाता है, जिससे पानी में डूबने के बाद, पानी में रहने के बाद उससे रेसे, धागे अलग अलग हो जाते हैं और उसका जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे डंठल कहते हैं, वो अलग हो जाता है। उसके बाद उसे धूप में सुखाने के बाद उससे रेसे बन जाता है और उसके बाद उसे धागा बनाया जाता है और धागे बनाने के बाद उसे रस्से, बोरियां या कई प्रकार के और भी सामान, थैले बनाए जाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो जूट की फैक्ट्रियां हैं वो हुगली नदी के आसपास क्यों है। प्री बोर्ड में ये आया हुआ है, बोर्ड में आने की पूरी 99.9% पॉसिबिलिटी है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। कि सबसे बड़ी बात है कि इस हुगली नदी के आसपास होने का कारण है कि जूट जो है, जो थैला बनता है वो पटसन से बनता है और पटसन हुगली नदी के आसपास है, इसलिए अधिकांश जो जूट मिलें हैं वो हुगली नदी के आसपास है। और उसके बाद सबसे अधिक पटसन जो है उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जहाँ सबसे अधिक प्रोडक्शन होगा मिल भी वहीं लगाया जाएगा, आपको पता होगा। इस उद्योग को कच्चे पटसन के निस्तारण के लिए पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। इस इंडस्ट्री को, इसको कृषि करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हुगली नदी के आसपास, गंगा नदी के आसपास पानी बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है। तो जब पानी में बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है तो खेती वहीं होगा और जब खेती वहीं होगा तो ओबियसली सारी फैक्ट्री भी वहीं लगेगा। तो फैक्ट्री लगने के लिए, अभी मैंने बताया था, फैक्ट्री लगने के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल क्या है, पटसन है। पटसन वहाँ होता है जहाँ पानी बहुत अच्छे मात्रा में होने चाहिए और हुगली नदी, गंगा नदी के आसपास बहुत अधिक पानी की प्रचुर अवेलेबिलिटी है, इसलिए वहीं पटसन की खेती होती है, तो मिल भी वहीं लगाया जा रहा है। तीसरा है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पड़ोसी राज्यों से सस्ते मात्रा में मजदूर मिल जाते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर की ज़रूरत पड़ती है और मजदूर जो है वेस्ट बंगाल हो गया, पूर्वोत्तर यूपी हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब राज्यों से सस्ते में मजदूर मिल जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट है पटसन की चीज़ों के लिए निर्यात के लिए कोलकाता बंदरगाह है। जितने भी थैले बनते हैं जूट से, जितने भी बोरियां बनती है, जितने भी और भी सामान, रस्से बनते हैं, उसका निर्यात जो है कोलकाता सी पोर्ट है और उस कोलकाता सी पोर्ट से निर्यात जो है विदेशों को किया जाता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिविटी है। नेक्स्ट है कच्चे माल के मिलों तक सुविधाजनक परिवहन के लिए रेलवे, रोडवेज और जल परिवहन की सुविधाएं। कि जो कच्चा माल खेतों में जो पटसन उगता है तो वहाँ खेतों से मिल तक ले जाने के लिए सड़कें भी बहुत अच्छी बनाई गई हैं। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने सड़कों पर बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद गंगा नदी के सहारे से नाव के रास्ते से भी पटसन को मिल तक ले जाया जाता है। ट्रेन की अच्छी सुविधा है तो पटसन को उनसे भी ले जाया जाता है। सड़क बहुत अच्छा बनाया गया है। तो ये सारी सुविधाएं हैं। तो जब सारी सुविधाएं हुगली नदी के आसपास है तो फैक्ट्री भी तो वहीं लगाया जाएगा। उसके बाद एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता जो है एक बड़ा शहर है और मैंने कई सारे पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ बड़ा शहर होता है फैक्ट्री, वहाँ क्या होता है, बैंक की अच्छी सुविधाएं हैं, इंश्योरेंस कंपनी की अच्छी सुविधाएं हैं। तो जहाँ सारी फैसिलिटी होगी, बिजली की अच्छी सुविधाएं होगी, तो वहीं तो कंपनी लगेगा। तो सारी सुविधाएं है कोलकाता में कि बैंकिंग की सुविधाएं अच्छी है। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता में बहुत ज़्यादा जूट के थैले की डिमांड है। तो इन सारे कारणों से जूट की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सारा हुगली नदी के आसपास, कोलकाता के आसपास
वर्धमान के आसपास सारी फैक्ट्रियाँ स्थित है। बच्चों, कई सारे बच्चे 2.2 नंबर का आंसर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर मिल जाए। बच्चों, नहीं मिलेगा ऐसे। तो कम से कम 2 नंबर का आंसर क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पॉइंट आप लिखें, 5 पॉइंट लिखें, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, तो जिससे टीचर्स को ये लगे कि इस बच्चों को नॉलेज है। आप 2 पॉइंट लिख करके, 3 पॉइंट लिख करके 2 मार्क्स आप सीबीएसई से उम्मीद करते हो तो ये आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक महत्वपूर्ण साधन था। कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। बच्चों, भारत में अंग्रेजों का शासन था तो इतिहास जो लिखा था वो अंग्रेजों ने लिखा था। भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो अंग्रेज लिखते थे। तो भारत के लोगों ने सोचा कि जब तक पूरे देश में राष्ट्रवाद क्या है कि देश प्रेम की भावना, जब देश प्रेम की भावना हमारे भारत के नागरिकों में तभी जगाई जा सकती है जब हम इतिहास को, हिस्ट्री को भारत के लोग लिखें। और भारत के लोग लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, हिस्ट्री क्या चेंज हो जाएगा। भारत के लोग जब भारत की हिस्ट्री लिखेंगे तो भारत के गुणगाथा का, भारत के गुण गाएंगे, भारत के लोगों के बारे में बताएंगे। अंग्रेज़ों ने जो हिस्ट्री लिखा था वो अंग्रेज़ों के जो लोग यहाँ काम करते थे उनके बारे में बताया गया था। तो भारत के लोगों ने क्या किया, खुद अपनी हिस्ट्री लिख करके लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाई गई। आगे आओ देखते हैं बच्चों, 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भावना जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारे इंडियन जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो समझ में आ गया था कि अगर भारत में देश प्रेम की भावना जगा ना हो, अगर भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगा ना हो, अगर भारत के लोगों को अंग्रेज़ों के विरोध में एकजुट करना हो तो ऐसे कंडीशन में हिस्ट्री को दोबारा से लिखना पड़ेगा, हिस्ट्री को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो भारत के लोगों ने ये महसूस किया कि अगर हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री भारतीयों के द्वारा लिखा जाए, भारत के लोगों के बारे में गुण गाया जाए, भारत के लोगों के बारे में बताया जाए। अब आप पूछेंगे सर जी भारत के लोगों के बारे में क्या बताया जाए, जैसे हमारे देश में कई सारे वीर हुए हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए। अशोक महान हुआ है, अशोक महान के बाद कई सारे राजपूत राजा हुए हैं, उसके बाद कई सारे मुगल वंश में अच्छे अच्छे राजा हुए। अगर इनके बारे में हिस्ट्री बताया जाए, पढ़ाया जाए तो भारत के लोगों में देश प्रेम की भावना जगेगी। वही किया इन लोगों ने अंग्रेज़ों की नज़र में। और अंग्रेज़ क्या करते थे, अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो हिस्ट्री लिखा उसमें यह पढ़ाया जाता था कि भारतीय पिछड़े हुए हैं, भारतीय पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, भारतीय गवार हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ाया जाता था। तो ऐसे कंडीशन में भारत के लोग कैसे एकजुट होते, भारत के लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना कैसे जगती। तो भारतीय लोगों ने जब भारत के लोगों के बारे में लिखना शुरू किया, भारत के अचीवमेंट्स के बारे में लिखना शुरू किया, तो भारतीयों में धीरे धीरे क्या हो गई, अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जगने लग गई। और यही राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद का मतलब ये कि भारत के लोगों में देश प्रेम की भावना। गांधी जी ने यही किया था कि गांधी जब 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने देखा कि भारत गुलाम क्यों है। उन्होंने ये महसूस किया कि भारत के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है। कई सारे लोगों ने लिखा है इस पर कि अगर 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग, अगर 80 लाख लोग भी अगर अंग्रेज़ों का विरोध करने लग जाएं तो अंग्रेज़ थे ही कितने, 8-10 हज़ार थे, वो भाग जाएंगे देश छोड़ करके। लेकिन वो सारे लोग एकजुट हो ही नहीं पा रहे थे, देश प्रेम की भावना ही नहीं थी। तो यही काम दोबारा से हिस्ट्री लिख करके भारत के लोगों ने ये काम किया कि भारत के लोगों में देश प्रेम की भावना जगाया। उसके बाद इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। पुराने जो राजा हुए थे, जो अशोक महान हुए थे, राजपूत काल में कई सारे ग्रेट राजा हुए थे, किंग हुए थे, मुगल वंश में, दिल्ली सल्तनत में कई सारे ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने भारत में कई सारे अच्छे काम किए। तो उनके बारे में अगर अच्छी हिस्ट्री लिखा जाए, भारत में कई सारे हमारी संस्कृति, अपनी संस्कृति थी, अपनी संस्कृति की गौरव गाथाएँ थी, उनके बारे में अगर भारतीयों को बताया जाए तो भारत के लोग ज़रूर समझेंगे और देश प्रेम की भावना जगेगी। और सारे लोग अगर अंग्रेज़ों के विरोध में इकट्ठे हो गए तो अंग्रेज देश छोड़ करके चला जाएगा। उसके बाद उन्होंने इस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया। भारत के लोगों ने क्या कर दिया कि भारत का जो हिस्ट्री था उसको लिखना शुरू कर दिया और ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। सभी व्यक्तियों से कहा कि तुम भारत के लोग जो
अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई हिस्ट्री को पढ़ते हो वो सच नहीं है। भारतीयों के द्वारा जो हिस्ट्री लिखा गया है वो सच है। और भारतीयों ने जब भारत के बारे में हिस्ट्री लिखा तो भारत के लोगों के बारे में गुण गाथाएँ किया, वर्णन किया, उसके बारे में बताया, उसके बारे में लोगों की आत्मा को जगाया कि भाई भारत आप सभी लोगों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का भारत है। सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के देश की आज़ादी में सहयोग करें, तभी यह देश आज़ाद हो सकता है। और इस प्रकार जब सारे लोग एकजुट हो गए तो 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो अंग्रेज़ों को यह पता चल गया था अब भारत पर बहुत लंबे समय तक राज करना मुश्किल है। और उन्होंने क्या किया कि 4-5 सालों में ही भारत को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए प्लानिंग करने लग गए। चलिए खैर, इतना लंबा डिटेल से नहीं जाएंगे बच्चों, आपका एक लेवल है, उससे ज़्यादा डीपली में मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उतना डीपली में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए ही बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने से राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला, कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। पहले थोड़ा सा लोक कथा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोक कथा है क्या बच्चों? जब 19वीं सदी का दौर था उस टाइम पे भारत में जो पुरानी कहानियाँ थी उसको लिख करके लोगों के बीच में प्रचार किया गया। भारत माता की तस्वीर बनाई गई और यह कहा गया कि भारत माता सभी लोगों की माँ है और माँ अगर किसी के कब्जे में आ जाए तो सभी बेटों का यह दायित्व है उस माँ को आज़ाद करवाया जाए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पिक्चर बनाई और कहा कि भारत माता को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाना, अंग्रेज़ों से स्वतंत्र करवाना सभी भारतीयों का दायित्व है, सभी भारत। तो इस तरह की लोक कथाएँ, इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ पूरे भारत में पर्चे पर लिख करके लोगों को दिया गया ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगे। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हिस्ट्री भी लिखी गई ताकि लोगों को अपने भारत के हिस्ट्री के बारे में पता चले, लोगों को अपने बारे में पता चले कि हमारे भारत में किस तरह के राजा हुए, किस तरह के शासक हुए, उन्होंने हमारे भारत के लिए किस तरह से प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। तो ये सब बात जो है हिस्ट्री में लिखा जाने लग गया। तो वही कह रहे हैं 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। भाटों व चारणों का मतलब है जो बहुत सारे लोग मांगने वाले जो लोग होते थे, जो पशु चराने वाले लोग होते थे, उसे भाट और चारण कहते हैं। वो लोग क्या करते थे कि जाते थे पुरानी अतीत की कहानियाँ, जैसे हमारी दादी अम्मा छोटी छोटी कहानियाँ सुनाया करती थी। अंग्रेज ऐसे आते थे, भारत के ये राजा ऐसे थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, जो अच्छाई वाली बातें थी उन सब बातों को भारत के इतिहासकार लिखने लगे। और जो गडेरियों के द्वारा, जो चरवाहों के द्वारा जो गाई जाती थी छोटे छोटे गाने, कथाएँ, छोटे छोटे कहानियाँ, उस कहानियों को लोगों के बीच में प्रचार किया जाने लगा जिससे भारत के लोगों में देश प्रेम की भावना जगाई जा सके। उसके बाद वे लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे, जिससे बाहरी ताकतों से बचाकर रखना जरूरी था। क्या करते थे? बहुत सारे लोग जो पंडित होते थे, वो जो मंदिर के पुजारी होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, गांव-गांव में घूम करके लोगों को दिन भर जो है जागरूक करते थे और ये कहते थे कि भाई अपने देश को आज़ाद करने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। दिन भर वो लंगोट के वेश में, दिन भर वो पंडित के वेश में घूम करके लोगों को प्रचार करते थे और अंग्रेज़ों को पता भी नहीं चल पाता था। अंग्रेज़ सोचते थे ये पंडित हैं और अपना काम जो है, ये पंडित जो है, ये मंदिर के पुजारी जो है साधु के वेश में, किसान वो हालांकि थे तो वो किसान, लेकिन क्या करते थे, साधु के वेश में घूम करके पूरे देश के लोगों को जागरूक करने का काम करने लग गए और इससे हमारे देश के सभी लोगों में धीरे धीरे देश प्रेम की भावना जगी। बच्चों आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो उस समय तो लिखना संभव नहीं था। इन्हीं सब तरीक़ों से भारत के लोगों में पहली जो आज़ादी की लड़ाई थी 1857 में, इन्हीं सब तरीक़ों को इस्तेमाल करके किया गया था। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था कि जो ट्रेडिशन था हमारा, जो हमारी कल्चर थी, उनको बचा कर रखना जरूरी था।
और यही टाइम था कि इसको डेवलप किया जाए ताकि सभी लोग इस चीज़ को जानें और अपने अंदर देश प्रेम की भावना जगाएं। और सारे लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना अगर जग जाती तो ओबियसली अंग्रेज को देश छोड़ना पड़ता और भारत को आज़ादी मिल जाती। तो बच्चों ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 7th क्वेश्चन है प्री बोर्ड का ही कि विकासशील देशों के संदर्भ में न्यायसंगत वैश्वीकरण के महत्व का वर्णन कीजिए। कि विकासशील जो देश है उसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या महत्व है। विकासशील देश भारत है, पता ही है आपको। कई सारे देश डेवलपिंग कंट्री है। तो विकासशील देश के संदर्भ में जो विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की कंपनियां अपेक्षाकृत छोटी होती, जितना भी डेवलप्ड कंट्री है उनके कंपैरिजन में जो डेवलपिंग कंट्री है, जो भारत डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, इन देशों की कंपनियां अपेक्षाकृत क्या होती है, कमज़ोर होती है और छोटी होती है। उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी और भारत की मल्टीनेशनल कंपनी में, दोनों में अगर कंपटीशन होगा तो भारत सरकार जब तक हमारी कंपनी को, हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनी को हेल्प नहीं करेगा तब तक जो है वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी छोटे देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, उन देशों में क्या होती है, कंपनियों को सरकार के द्वारा जब तक मदद नहीं होगा तब तक वो मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़े देशों की कंपनियां, उससे कंपटीशन नहीं कर पाता है। और तीसरा है न्यायसंगत वैश्वीकरण द्वारा है विकासशील देशों में श्रमिक कानूनों का कार्यान्वयन संभव है। तो जब तक अच्छे तरीके से विकासशील देशों में जब तक जो लेबर लॉ है उसको जब तक ढील नहीं दिया जाएगा, उसको सही से इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है बड़ी कंपनियां दूसरे देशों से कंपटीशन नहीं कर पाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करो। पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख हिस्से का उल्लेख कीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता है, मैंने अभी बनाऊंगा इस पर वीडियो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कई सारे लोगों के द्वारा जब मिल करके कोई एक संस्था बनाया जाता है और वह संस्था चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ने के बाद जब जीत जाता है, सरकार बनाने का काम करता है, उसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि जब किसी संस्था में जब बहुत सारे लोग जुड़े हों और वह संस्था चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ने के बाद जब जीतने के बाद जब सरकार चलाने की क्षमता हो, चलाने का काम करता हो, उसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है कि पूरे देश में नियम कानून बनाता है या नियम कानून बनाने में जो मेन पार्टी है उसको मदद करता है, हेल्प करता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या है, काम क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे इशू को उठाता है जिस पर सरकार का ध्यान ना गया हो। जैसे सरकार ने कानून बनाया, कृषि एग्रीकल्चर जो कानून बनाया था, कृषि कानून बनाया, लेकिन उस कानून पर सरकार का ध्यान, सरकार ने तो बनाया लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया। तो दूसरी पार्टी ने क्या किया, सरकार का ध्यान दिलाया उस मैटर पर। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, जो बेसिक नीड्स है जनता का, उस डिमांड को, जनता की डिमांड को पार्लियामेंट में उठाता है और जनता की डिमांड को पार्लियामेंट में उठाने के बाद सरकार को कानून बनाने में भी हेल्प करता है, रूल रेगुलेशन बनाने में पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, हेल्प करता है। पॉलिटिकल पार्टी के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल पार्टी का 3 हिस्सा है, एक होता है नेता, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर और तीसरा होता है समर्थक। पहला क्या होता है, लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर और तीसरा उसका जो फॉलोवर होता है, समर्थक होता है। ये 3 चीज़ों से मिलकर के कोई पार्टी बनता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 हिस्से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी का 3 हिस्सा क्या है, नेता है, लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोवर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है। कारण बताइए। आज का जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता ही होगा कि लोकतंत्र को संक्षेप में शॉर्ट में ऐसे बताता हूँ, लोक और तंत्र। लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन। तो लोकतंत्र का क्या मतलब? जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने घोषणा में कहा था, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो वहाँ हम डिटेल से जब इस चैप्टर पर आएंगे तो मैं डिटेल से इसको बताऊंगा। यहाँ पे फ़िलहाल हम अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो इसको इतने पे ही आपको समझने में भी आसानी होगा, आप वहाँ ना जाएं। अधिकांश जो लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, उन्हीं के बीच में जो कॉन्टेस्ट होता है, इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, उन्हीं के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाती है, जिनका वह समर्थन करते हैं। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है कि जो भी जनता की बुनियादी बेसिक डिमांड है उसको पूरा करने का काम करता है पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल क्या करता है? ये देश के कानून निर्माण, पूरे देश में अगर कोई कानून बन रहा है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के उस कानून को बनाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है? कानून बनाने में भी हेल्प करता है। पॉलिटिकल पार्टी का और क्या काम क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद अगर जीतता है तो सरकार बनाता है और सरकार को चलाता है, 5 साल तक सरकार चलाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी का ये काम है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका। जनता का मत, सरकार ने कानून बनाया, लेकिन जनता का क्या फ़र्ज है कि जनता की क्या डिमांड है, तो ऐसे कंडीशन में जनता की डिमांड को पूरा करता है। और जनता के निर्माण में कि जनता का मत क्या है, अगर जनता इस चीज़ को नहीं समझ रही है तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है कि मीडिया के थ्रू, मीडिया के माध्यम से जनता को बताता है कि आप सभी जनता के लिए ये चीज़ें हैं, आप अगर सरकार ने गलत कानून बनाया है तो आप उसका विरोध कीजिए, हड़ताल करें, रैली करें। आपने इसके लिए अभी कृषि कानून अभी हाल ही में पारित हुआ था, आपने देखा, सरकार को लगा कि यह कानून जनता के लिए, किसानों के लिए बहुत बढ़िया कानून है, लेकिन कुछ दूसरी पार्टियों ने जनता को बताया कि आपके लिए ये कानून सही नहीं है, तो पूरे देश के किसानों ने सरकार का विरोध किया। तो जनता के विचार को क्या किया? जगाया, जनता को समझाया, और जब सारी जनता इसके विरोध में हो गई तो सरकार ने इस कानून को क्या किया? वापस लिया। तो पॉलिटिकल पार्टी, जनता, चूँकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सारे लोग कानून को पढ़ता नहीं है, तो ये पॉलिटिकल दूसरी पार्टियाँ, सरकार के बाद जो दूसरी पार्टियाँ हैं, जैसे विपक्षी पार्टी कहते हैं, ओपोजिशन पार्टी कहते हैं, उन्हीं पार्टी का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि अगर उसको लगता है कि सरकार ने ये कानून पूरे देश की जनता के हित के लिए नहीं बनाया है, तो जनता को वो बताएं, जनता को समझाएं कि ये कानून आपके लिए ठीक नहीं है। और तब क्या करती है जनता? उस कानून का विरोध करता है, और फिर सरकार को जब ये रियलाइज होता है तो वह कानून को वापस लेता है। और अगर सरकार को लगता है कि नहीं ये कानून सही है, तो सरकार जनता के विरोध के बावजूद भी कानून को वापस नहीं लेता है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th का ही और अथवा वाला एक क्वेश्चन है बच्चों। विभिन्न देशों में पाई जाने वाली दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम। पूरे विश्व में कई प्रकार की पार्टी सिस्टम पाई जाती है। सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम क्या है? जब किसी देश में एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने और चुनाव में जीतने का अधिकार हो, जब किसी देश में एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने और सरकार बनाने और चलाने का अधिकार हो, उसे सिंगल पार्टी सिस्टम, हिंदी में उसे एक पार्टी सिस्टम या एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था चीन में है। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक ही सिंगल पार्टी है। उस पार्टी के अलावा वहाँ कोई पार्टी दूसरी बना ही नहीं सकता, और किसी को भी चुनाव लड़ना है तो उसी पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से। तो चीन में क्या है? सिंगल पार्टी सिस्टम है। कई सारे कंट्री हैं जहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है कि सिंगल पार्टी सिस्टम वाला कंट्री कौन है? चीन है, याद रखना है बच्चों। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, 2 दलीय व्यवस्था। 2 दलीय व्यवस्था ऐसे देश जहाँ केवल 2 ही पार्टी को अपने कैंडिडेट खड़ा करने
चुनाव लड़ने और सरकार बनाने या चलाने की परमिशन होती है, अनुमति होती है, उसे टू पार्टी सिस्टम या दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था कहाँ है? अमेरिका में और ब्रिटेन में और कई सारे कंट्री में है, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको। तो अमेरिका और ब्रिटेन में टू पार्टी सिस्टम है। अभी आपने देखा था अमेरिका में चुनाव हुआ था प्रेसिडेंट का, तो वहाँ दो ही पार्टी को चुनाव लड़ने और चुनाव में कैंडिडेट को खड़े करने, जीतने का अधिकार है, सरकार बनाने और चलाने का अधिकार है। और तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था में जैसे भारत है, भारत में क्या है, इतनी सारी पार्टियां हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे भारत में करीब करीब 750 से अधिक पार्टी है। तो इतना सारे पार्टी भारत में, करीब करीब 7 से 8 नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो इतनी सारी पार्टियां जब किसी देश में कई सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का अधिकार हो, तो ऐसे सिस्टम वाले देश को मल्टी पार्टी सिस्टम या बहुदलीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे पार्टी हों। भारत में क्या है, 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से बताऊंगा कि हर 5 साल में जब चुनाव होता है तो राष्ट्रीय पार्टियां चेंज हो जाती है। राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्राइटेरिया है कि जितने वोट पड़ा उसका 4% अगर वोट अगर उस पार्टी को पड़ा है तो मल्टी पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है। तो ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से देखेंगे। तो बहुदलीय व्यवस्था वाला देश भारत है, टू पार्टी सिस्टम वाला देश अमेरिका और ब्रिटेन है, और सिंगल पार्टी सिस्टम वाला देश चीन है। बच्चों इस प्रकार ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। बच्चों प्री बोर्ड का 10th क्वेश्चन है कि मुद्रा के आधुनिक रूपों ने किस प्रकार मानव जीवन को सरल किया है, दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। मुद्रा का जो आधुनिक रूप है बच्चों, आज करेंसी है, कागज़ के नोट है, सिक्के हैं, चेक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम यूपीआई है, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग आदि है। बच्चों आज जो मुद्रा के आधुनिक रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? कागज़ का नोट है, 200, 500, 1000, 2000 रुपये के नोट है, सिक्के हैं, चेक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम यूपीआई है और मोबाइल एवं नेट बैंकिंग भी है। बच्चों उसके बाद यह पहले की मुद्राओं जो सोने चांदी और तांबे से कम महत्वपूर्ण है। पहले जो सोने चांदी का सिक्का होता था उसकी तरह महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। साथ ही यह अनाज की तरह महत्वपूर्ण भी नहीं है। अनाज की तरह महत्वपूर्ण नहीं है कहने का सेंस ये है कि पैसा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक तरफ अगर पैसा रख दिया जाए और एक तरफ आपके लिए अनाज ना हो, तो दोनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? पैसा तो है, लेकिन अगर आपको अनाज ना मिले खाने के लिए तो आप पैसा तो नहीं खाओगे। इस तरह से ये एक सेंस में कहा जा रहा है कि आपके लिए दोनों में से अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो अनाज है। उस प्रकार इसने मुद्रा ने क्या किया है? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को ख़त्म कर दिया है और मानव जीवन को काफ़ी सिंपल बना दिया है। पहले जब मुद्रा नहीं होता था तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता था। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का मतलब है कि पहले अगर मेरे पास गेहूं उपज हो रहा है तो हम क्या करते थे, अगर हमें शर्ट किसी से चाहिए तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे जो शर्ट बना रहा हो, उसे मेरे सामान की ज़रूरत हो। तो मुद्रा जब खोज हुआ, इन्वेंट हुआ, तो उसने इस तरह की समस्याओं को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद आज हम अपने पसंद की चीज़ों को मुद्रा विनिमय के माध्यम से तुरंत खरीद सकते हैं। आज हमारे पास अगर पैसा है तो हम कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते हैं बिना कोई किसी परेशानी के। यदि हमें खाने के लिए आटे, दाल या सब्जियों की खरीदारी करनी हो तो इसके लिए हम सीधे मुद्रा के व्यय द्वारा खरीद सकते हैं। यानी अगर आपके पास मुद्रा है तो हम कोई भी चीज़ें खाने पीने से लेकर के अपने ज़रूरत की हर चीज़ें मुद्रा से खरीद सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमें ढूंढना पड़ता था कि कोई व्यक्ति को अगर पैसा नहीं है या पहले पैसा नहीं चलता था तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहते थे जिसको हमारी सामान की ज़रूरत हो और उसको भी हमारे सामान की ज़रूरत हो और हमें भी उनके सामान की ज़रूरत हो।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन का ही अथवा वाला क्वेश्चन है कि विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की विकास यात्रा, कि मुद्रा की विकास यात्रा, मुद्रा स्टार्टिंग कब से हुआ और अब तक का इसमें वर्णन करना है। शुरू में क्या होता था, वस्तु विनिमय सिस्टम था। कि वस्तु विनिमय में क्या होता था कि हम वस्तुओं के बदले वस्तु लेते थे या देते थे। उसके बाद क्या हुआ, कौड़ी की खोज हुई, कौड़ियों में सामान लेते थे हम लोग। कौड़ी क्या होता था, उसको वो पैसा का ही एक रूप था कि हमने किसी से सामान लेना है तो कौड़ी में ख़रीद लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, चूँकि मुद्रा विनिमय माध्यम में मध्यस्थता का काम करती है इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहते हैं। विनिमय के माध्यम की यात्रा कौड़ियों से होते हुए बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि तक पहुंच गई। कौड़ियों के बाद सिक्के के रूप में बनने लगे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के भी बने। महाराष्ट्र में एक वंश था सातवाहन, उसने शीशे के सिक्के भी चलाए। तो इस प्रकार धीरे धीरे उसके बाद 1100 ईस्वी में पहली बार जो है चीन में कागज़ के नोट बनाए गए और फिर धीरे धीरे विश्व में सभी जितने देश थे उन्होंने भी कागज़ के नोटों को मान्यता दिया। तो कागज़ के नोट चलते चलते फिर धीरे धीरे 19वीं 20वीं सदी में जब नेट बैंकिंग आ गया तब धीरे धीरे जो है हम लोग चेक का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, भीम UPI का, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करने लगे। तो बच्चों इस प्रकार मुद्रा कहाँ से शुरू हुई और अब तक की जो विकास यात्रा थी हमने देखा। बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन जो है हमारा आपका पैराग्राफ से संबंधित है। उसके बाद फिर जो है हम लोग मैप वर्क थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बच्चों कि मैप में क्या है। बहुत सारे बच्चे जो हैं मैप में गलत कर जाते हैं। तो 13.1 जो है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा मिल कामगारों के लिए सत्याग्रह आरंभ किया था, तो वह उसका आंसर है अहमदाबाद। और यहाँ पे जो आपका मैप वर्क है इसी को फाड़ करके उसमें लगाना होता है। तो मैप में यहाँ लिखा हुआ है अहमदाबाद, तो आप उसे अहमदाबाद के जगह पे गुजरात में टिक करें, आप उसे लिखें अहमदाबाद। बहुत सारे बच्चे कॉपी में लिख जाते हैं नीचे, वैसा नहीं करना है, आपको मैप पर ही एरो दे करके लिखना है अहमदाबाद। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 13.2 का कि पारादीप पत्तन। पारादीप पत्तन, पत्तन का मतलब होता है इंग्लिश में सी पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो जो भी पत्तन होगा तो वह समुद्र के किनारे होगा। और पारादीप जो है उड़ीसा में है। और उड़ीसा कहाँ पे है, या पश्चिम बंगाल के नीचे है या उड़ीसा, यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। और हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी हो गई है। आंध्र प्रदेश का कि अमरावती और तेलंगाना का हैदराबाद। तो हैदराबाद आपको देखना है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो हैदराबाद किस जगह है। 50 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी आप आगे पीछे लोकेट करेंगे और वहाँ पे लिखना पड़ेगा हैदराबाद, तभी आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। पुणे सॉफ्टवेयर, पुणे नाम है, महाराष्ट्र में एक शहर है पुणे, तो आप वहाँ पे टिक करके लिख सकते हो कि पुणे कहाँ पे है। इस प्रकार मैप पे ही लोकेट करके आप उसका नाम लिखें, आप कॉपी पे नाम ना लिखें। इस प्रकार बच्चों मैंने प्री बोर्ड 2022 में जितने क्वेश्चन आए थे उसके डिस्कशन के साथ आपको वीडियो बनाया। इस वीडियो को बनाने में बच्चों मैंने बहुत मेहनत किया है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि आप केवल ये वीडियो अपने तक ना रखें। जो भी बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या अदर बोर्ड से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि ये NCERT का क्वेश्चन है, जिन जिन राज्यों में जिन जिन स्टेट्स में NCERT के बुक्स चलता है उन राज्यों में के बच्चों को भी आप भेजें और दिल्ली में सभी बच्चों को ये वीडियो आप पहुंचाने में मदद करें, जिससे उनको भी फ़ायदा पहुंचे, हर बच्चे को फ़ायदा पहुंचे। उनको बना बनाया सब चीज़ मिल रहा है तो उनको पढ़ने में फ़ायदा पहुंचे। तो सभी बच्चों को ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुंचे। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। धन्यवाद।